हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं जो आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। उसके बाद रासायनिक समीकरण, गुण तथा उपयोग। ठीक है, उसका इसी में आता है श्मिट अपक्रिया क्या है। अगला क्वेश्चन है किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तथा रासायनिक समीकरण व गुणधर्म लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है एस्टीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जिसको एस्टिफिकेशन भी कहते हैं। तो एस्टीकरण से आप क्या समझते हैं, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण दीजिए। और उसके बाद है कुछ यौगिकों के आईपीएससी नामकरण। ठीक है, मतलब कुछ यौगिक भी आते हैं जिनका आईपीएससी नामकरण करना होता है इस चैप्टर से। उसके बाद अगला है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद फिर साबुन की सफाई प्रक्रिया, जिसको हम लोग निर्मलीकरण भी कहते हैं, को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। ठीक है, मतलब मिशेल बनता है, कैसे कैसे साबुन सफाई प्रक्रिया को करता है। ठीक है, और अगला है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, ठीक है, 160 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा जो है समूह या मूलक तथा क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। उसका योगात्मक प्रतिस्थापन तथा दहन अपक्रिया को समझाइए या परिभाषित कीजिए और उदाहरण से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जिससे हमको परिभाषा याद है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मान लीजिए परिभाषा याद है लेकिन कह रहा संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। ठीक है, विवेचना कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं। तो टोटल मिला के जब परिभाषा याद है उसके बारे में कुछ नॉलेज है तो हमें लिखना वही है। ठीक है, चाहे वो कह रहा है टिप्पणी कीजिए या कह रहा है विवरण दीजिए, संक्षिप्त विवरण दीजिए, या फिर मान लीजिए परिभाषित कीजिए, इसके अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या फिर मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन से मतलब है कि क्या पूछ रहा है, करना क्या है। ठीक है, और यदि मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल से पूछ रहा है, या साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसकी अवधारणा बताइए या फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन लिखना हमको साबुनीकरण के बारे में ही है। ठीक है, तो कभी कभी हमको क्वेश्चन याद होता है फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम याद कुछ और किए हैं और क्वेश्चन में या पेपर में कुछ और आ गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। टोटल जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, यदि वो क्वेश्चन आया है तो हमको वही लिखना है जो हमको याद है। ठीक है, क्योंकि उसी क्वेश्चन को बार बार इधर उधर करके घुमा के पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, कि जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो अब हम लोग देखते हैं, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन चैप्टर है, कार्बन उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है, तो कार्बन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करते हैं एक एक क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए जैसा कि नाम है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है कार्बो से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कोयला। कार्बो का मतलब कोयला होता है, जहाँ से कार्बन बना है। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ देखेंगे कार्बन के बारे में थोड़ा सा, तो कार्बन जो होता है, यदि हम लोग देखें तो पृथ्वी पर जीवन विद्यमानता के लिए, मतलब जो भी जीवन पाया जाता है उसमें ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की बात हम करते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर आता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, परमाणु क्रमांक। ठीक है, इस प्रकार से सी से इसको डिनोट करते हैं। 6 होता है परमाणु क्रमांक और 12 होता है इसका परमाणु भार। ठीक है, यदि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो यस में फिर 2p में। ठीक है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, अब ये साइज छोटा होने के कारण, ठीक है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देता है पूर्ण रूप से, ना ही पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए अष्टक पूरा करना है। अब यदि स्टेबल होने के लिए इसे अष्टक मतलब अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो अंतिम कोष में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 और लेके पूरा कर सकता है। या फिर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, तब भी अंतिम कोष का यही होगा, जो कि हीलियम का संरचना प्राप्त कर लेगा, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसका साइज छोटा होने के कारण ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है, क्योंकि इसके पास जगह नहीं होता है, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी करीब होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को दे भी नहीं पाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, फिर करता क्या है, तो ये बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। ठीक है, तो देखिए यहां से देखेंगे तो अंतिम में 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन का ये साझा करता है। इस प्रकार से होता है कार्बन। इसके अंतिम कोष में मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन से जोड़ रहे हैं इसको, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
यहाँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अलग क्रॉस से दिखा रहे हैं, एक्स से, और इसको डॉट से हम, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये भी है, ये इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों में साझा हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 4 कार्बन की बैलेंस शेल में था और 4 ये, ठीक है। अब इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, और इस प्रकार से देखेंगे तो प्रत्येक हाइड्रोजन का, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो गया, इस प्रकार से हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, जो कि हीलियम की तरह बन जाता है, ठीक है। और ये भी स्टेबल हो जाता है। इसको हम कहते हैं कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, मेथेन, CH4, ठीक है। तो इसका संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और संयोजकता भी इसका 4 होता है, मतलब ये कार्बन जो है कहीं भी 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये इसमें कैटेनेशन पावर मतलब श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, सिर्फ साझा करता है। इसलिए यदि हम लोग देखेंगे सभी तत्वों में टोडक पीरियड टेबल में 118 तत्वों का ज्ञात है, मतलब 118 तत्वों का ज्ञान है अब तक। उनमें से कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक यौगिक बनाता है, ठीक है। और उसका रीजन है कैटेनेशन पावर, श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है कार्बन के पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए CH4 है तो मेथेन बन रहा है। अब एक चीज़ और होता है कि यहाँ पर कार्बन चारों बंध को या तो सिंगल, डबल, ट्रिपल कैसे भी पूरा कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो ये बना है CH4, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर CH4 सभी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन टोटल कार्बन से जुड़ा हुआ 4 ही बंध होगा, 5 नहीं होगा, ना तो 3 होगा, ठीक है। 3 होगा तो फिर वो 4 करने के प्रयास में होगा और 5 कभी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड हो गया, अब 2 इसमें चाहिए, 2 हाइड्रोजन लग गया, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लग गया। इस प्रकार से इसका चारों बंध पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद बात आती है, यदि हम इसमें देखते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला हम सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फार्मूले के बारे में। देखिए इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। इसका होता है एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। अब इसके प्रथम सदस्य मतलब क्या हुआ, हम लोग कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन यौगिक के बारे में बात करेंगे, और कार्बन यौगिक में सिर्फ ज़्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाएगा, ठीक है। कुछ उसके व्युत्पन्न भी पाए जाएंगे, जिसमें जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हैलोजन आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे हम लोग तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल फार्मूला इसका होता है एल्केन का CnH2n+2। अब ये मान लीजिए हम लोग n = 1 रखते हैं, तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, C1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वैसे भी 1 है, H 2 दूनी 4 और +2, यहाँ 1 रखेंगे, 2 × 1 + 2 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ CH4 पहला सदस्य। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि एल्केन का पहला सदस्य क्या मिल रहा है, यहाँ से मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन, ठीक है। और यहाँ से CnH2n+2, यहाँ पर n का मान 1 नहीं रख सकते, यहाँ से स्टार्ट करेंगे n = 2 से, क्योंकि 1 रखेंगे तो इसका चारों बंध पूरा नहीं होगा, तो C2H4, ठीक है। अब यहाँ C डबल बॉन्ड C और 2 हाइड्रोजन इस पर और 2 हाइड्रोजन इस पर, ठीक है। और यहाँ भी 1 नहीं, n = 2 से स्टार्ट करेंगे तो आएगा C2H2, ठीक है। इसका भी हम लोग संरचना देखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे, देखिए अब यहाँ 2 कार्बन है तो एल्केन, मतलब ये जनरल फार्मूला एल्केन का हुआ, यहाँ 2 कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ कहते हैं। आप लोग इसको जब चैप्टर डिटेल में पढ़ाया गया था तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, क्योंकि अब एग्जाम चल रहा है तो स्टार्ट में हम लोगों से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर एक कार्बन के लिए मेथ कहते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथ हुआ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एथाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका IPSC नामकरण करेंगे तो 2 कार्बन है एथ और डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंगल कार्बन है तो यहाँ पर मेथी लगाएंगे तो इसलिए मेथेन हो जाएगा। यहाँ 2 करेंगे C2H6 होगा, ये भी एथ, डबल कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या हो जाएगा, जैसे C और 3 हाइड्रोजन इस पर और 3 हाइड्रोजन इस पर, तो इसको हम लोग कहेंगे एथेन, ठीक है। ये एथेन है, एथीन है, एथाइन है।
तो इस प्रकार से आईपीएससी नाम भी पूछ सकता है और एल्केन एल्कीन एल्काइन से आप क्या समझते हैं ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देखिए जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मतलब जब दो से अधिक कार्बन है उनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ देखेंगे, ना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बंध आ जाता है तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, क्योंकि एन का मतलब ही सिंगल हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ एल्केन आएगा सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और एल्कीन इन आ रहा है तो डबल बॉन्ड, आइन आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, या फिर एल्केन एल्कीन एल्काइन से क्या समझते हैं, या फिर मान लीजिए इसके संरचना के बारे में पूछता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ कार्बन है तो यहाँ पर 90 दिख रहा है कि यदि कार्बन इस प्रकार से है, चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये अपने आप को इस प्रकार से मेंटेन करता है कार्बन कि इसका चतुष्फलकीय संरचना मिलता है। चतुष्फलक का मतलब हुआ कि उसमें 4 फलक पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका संरचना हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से होता है, कार्बन और यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक इधर, फिर एक सामने की तरफ होगा और एक ऊपर, ठीक है। अब इसमें यदि इस प्रकार से हम लोग मिलाते हैं तो चतुष्फलक 4 फलक बनता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कहते हैं जिसको। यहाँ पर जो एंगल होता है प्रत्येक एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए इस पे इससे हम लोग बनाते हैं, मार्कर से देखते हैं तो सेम इस प्रकार से होता है, ठीक है। एक हाथ और होना चाहिए था, बन नहीं पा रहा है, 2 हाथ कम पड़ रहा है अभी, देखिए इस प्रकार से कुछ बनता है। अब यहाँ प्रत्येक के बीच में कितना एंगल होगा, 109 ठीक है, 109 और इसको कहते हैं चतुष्फलकीय। ये एक फलक ये हुआ, एक फलक ये हुआ, एक नीचे से और एक इधर साइड से, ठीक है, 4 फलक होता है। इसको चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल संरचना कहते हैं। कार्बन इसी संरचना में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसा कि दिया गया एस्टिक अम्ल बनाने की विधि, रासायनिक गुण समीकरण तथा उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एस्टिक अम्ल क्या होता है, उसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए एस्टिक अम्ल जिसको कहते हैं CH3COOH, ठीक है, इसको हम लोग एस्टिक एसिड कहते हैं। यदि हम लोग आईपीएससी नाम देखेंगे तो 2 कार्बन है, इसलिए एथ होगा, और COH, ठीक है, समूह है तो इसको ओइक एसिड कहते हैं, तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड कह सकते हैं। अब इसके निर्माण की विधि हम लोग देखते हैं। तो पहला विधि है मेथिल साइनाइड से। तो देखिए मेथिल साइनाइड से एस्टिक एसिड प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मेथिल साइनाइड के तनु अम्ल या तनु क्षार के जल अपघटन द्वारा हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए हम लोग समीकरण देखें तो मेथिल साइनाइड CH3CN, ठीक है, ये हो गया मेथिल साइनाइड। इसके बाद जल अपघटन 2H2O लेते हैं और अम्ल, तनु अम्ल मतलब ये Cl ले लेते हैं, ठीक है, तनु अम्ल लेते हैं Cl। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ से रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, यहाँ से CH3COOH एस्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, यहाँ पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम क्लोराइड और इसका क्या नाम है, एस्टिक एसिड, ठीक है। आप लोग नाम नीचे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मेथिल साइनाइड से एस्टिक एसिड प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं मुख्य औद्योगिक विधि। तो मुख्य औद्योगिक विधि में क्या करते हैं, जैसे वायु की उपस्थिति में यदि मान लीजिए हम लोग अल्कोहल का किण्वन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, एस्टिक एसिड। यहाँ पर इसका लिख लेते हैं मुख्य औद्योगिक विधि में। तो इससे क्या होता है, एस्टिक एसिड प्राप्त करने के लिए हम लोग लेते हैं अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, जिसको हम लोग एथेनॉल कहते हैं, प्लस यहाँ क्या होगा, वायु की उपस्थिति मतलब O2, वायु ले सकते हैं। इसकी उपस्थिति में यहाँ पर जब किण्वन होगा, ठीक है, यहाँ वायु में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु होता है, जिसको कहते हैं माइकोडर्मा एसिटी, ठीक है। तो माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में यहाँ पर होता है और बनता क्या है, CH3COOH, ठीक है। और उसके बाद यहाँ और क्या बच रहा है, H2O निकल जाएगा, प्लस H2O, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ठीक है, और एक ऑक्सीजन और है और एक और आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3COH, ठीक है। तो ये हो गया एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड या अम्ल जो भी, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका निर्जलीकरण अपक्रिया। तो निर्जलीकरण अपक्रिया में हम लोग देखेंगे मतलब जल का निकलना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यदि हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल को लेते हैं एसिटिक एसिड के CH3COOH, ठीक है, एक और ले लेते हैं CH3COOH। तो होता क्या है, यदि मान लीजिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं P2O5 की उपस्थिति में, इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, यहाँ से देखिए यहाँ से H2O निकल जाएगा। निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना। यदि यहाँ से H2O निकल जाए तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा CH3, इसी से हम लोग लिखते हैं CH3, और यहाँ क्या बचा है CO, ठीक है, और नीचे CH3CO, यहाँ पर डबल O है, एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जिसमें दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, इसको कहते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड का निर्जलीकरण, ठीक है, जल का निकलना। तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल लिया गया एसिटिक एसिड का, और यहाँ क्या बन रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक ड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं सीमित अपक्रिया किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर कुछ इसके और भी 2-3 रिएक्शन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब बात करते हैं कि सीमित अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, सीमित अपक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये सब पहले लिख देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा हम लोग पढ़ सकें, ठीक है, नहीं तो फिर लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अब इसकी परिभाषा लिखनी है, सीमित अपक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एसिटिक एसिड हाइड्राजोइक N3H हाइड्राजोइक अम्ल से अपक्रिया करके मेथिल एमीन देता है, तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्मिट अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड हाइड्राजोइक अम्ल से अपक्रिया करके मेथिल एमीन देता है, तो इस अपक्रिया को हम लोग स्मिट अपक्रिया कहते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये है एसिटिक एसिड यहाँ N3H, इसको कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल, ठीक है, N3H हाइड्राजोइक अम्ल है। तो जब यहाँ एसिटिक एसिड हाइड्राजोइक अम्ल की मतलब हाइड्राजोइक अम्ल से अपक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ ये जो बना इसको कहते हैं मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, ठीक है, मेथिल एमीन देता है और प्लस CO2 गैस और N2 गैस निकलता है, तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्मिट अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद इसका कुछ और समीकरण है, अपक्रिया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया में। जब मान लीजिए एसिटिक एसिड किससे अपक्रिया करता है, PCl5 से, तो जब एसिटिक एसिड PCl5 से अपक्रिया करता है तो यहाँ पर एथिल एसिटिक क्लोराइड, ठीक है, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड बनता है, और POCl3 जिसको हम कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड निकलता है, ठीक है, और HCl निकलता है। फिर यहाँ से ये पूछा जाता है कि जब NaOH से एसिटिक अम्ल अपक्रिया करता है तो क्या होता है, क्या बनता है, ठीक है। तो जब एसिटिक एसिड NaOH से अपक्रिया करता है तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट, मतलब यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन निकल जाएगा और Na हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा, और हाइड्रोजन जाएगा OH से मिलकर H2O जल बना लेगा, जिसको हम लोग सोडियम एसीटेट कहते हैं, ठीक है। अब जब इसका हम लोग एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन Cl2 से, तो क्या होता है, रेड फास्फोरस, मतलब यहाँ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपक्रिया होता है, तो यहाँ पर बनता है CH2Cl, यहाँ पर था CH3, एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ से आ गया Cl, CH3 नहीं CH2Cl COH, और बाकी सब सेम है, और यहाँ से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, यहाँ से HCl निकल गया, और यहाँ हाइड्रोजन निकल गया HCl के रूप में, ठीक है, और यहाँ पर आ गया सॉरी, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन, ये Cl के फॉर्म में निकल गया बाहर, और यहाँ एक हाइड्रोजन के स्थान पर Cl आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बन रहा है CH2Cl COH, इसको कहते हैं हम लोग मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 2 बार और होगा, एक बार होगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, 2 हाइड्रोजन अभी बचा है ना, तो 2 बार और होगा, यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये बन जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो उसके बाद उपयोग की बात करें इसके, तो मुख्य रूप से 2 उपयोग हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहला होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में एसिटिक एसिड का उपयोग होता है, और दूसरा होता है कृत्रिम सिरका बनाने में, ठीक है, क्योंकि CH3COH को हम लोग सिरके का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि सिरके में यही एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि आप लोग इसका रिवाइज अच्छे से और बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और उसमें है, मान लीजिए कभी कभी कहता है कि एस्टिक एसिड से आप मेथेन कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि एस्टिक एसिड CH3COOH प्लस NaOH से अब क्रिया कराए थे तो क्या मिला था, CH3COO सोडियम एसीटेट। अब इसका एक बार और यदि हम लोग रिएक्शन करवा दें NaOH की उपस्थिति में, NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, प्लस NaOH, और इसका आप क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, CaO की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। तो जब इसका एक बार और NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या बनता है यहाँ से CH4 मीथेन गैस और प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग CH3COH लेके और यहाँ से हम लोग मेथेन प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेथेन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किल्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एथेनॉल के बारे में, ठीक है। तो एथेनॉल इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ से हम लोग देखें तो एथेनॉल C2H5OH, ठीक है। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका आईपीएसी नाम है एथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथेन और OH है तो ऑल एथेनॉल, ठीक है। C2H5 एथेनॉल या अल्कोहल कह सकते हैं, एथिल अल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यही वो चीज़ है जिसका एक पैग लगाने के बाद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ठीक है, आज हम आगे जमाना है पीछे, ठीक है। फिलहाल हम लोगों को पैक नहीं लगाना है, यहाँ पर सिर्फ समझ लेना है कि क्या होता है अल्कोहल या कैसे कैसे इसके बारे में अब क्रिया समझ लेना है, क्योंकि हम लोगों को पैक ना लगा के समझ के नंबर लाना है। ओके, तो देखते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ से देखें कि बनाने की विधि में तो एथिलीन से कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले एथिलीन से देख लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया है किल्वन द्वारा, ठीक है। तो एथिलीन से बात करें हम लोग तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है। अब यहाँ से यदि हम लोग H2SO4 से अपक्रिया करवाते हैं H2SO4 तो क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है जो डबल बॉन्ड है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन एक साइड में जुड़ेगा और HSO4 एक साइड में जुड़ जाता है। तो यहाँ से बनता क्या है, दूसरे पेन से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा CH3 बन जाएगा, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2HSO4, ठीक है। अब पुनः इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस सिद्ध करवा दें HOH, तो क्या होता है, ये H प्लस OH माइनस में टूटता है यहाँ से और ये HSO4 निकल जाता है H2SO4 के रूप में और यहाँ से OH आके इस पर जुड़ जाता है। तो यहाँ से माइनस H2SO4 और यहाँ क्या बनेगा CH3 और CH2 और यहाँ OH जुड़ जाएगा OH, ठीक है। बस यही क्या है, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो हुआ एथिलीन से प्राप्त करते हैं हम लोग कैसे इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा है किण्वन द्वारा। किण्वन द्वारा हम लोग व्यापारिक मात्रा यदि अधिक रूप में प्राप्त करना है तो ऐसे बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग स्टार्च और शर्करा से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्च लेंगे, स्टार्च से बनेगा माल्टोस, ठीक है, या माल्टोस कहेंगे या फिर यहाँ पर हम लोग शर्करा भी ले सकते हैं। और शर्करा का यदि हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से माल्टोस एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट से, तो यहाँ बन जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। अब पुनः हम लोग यहाँ ग्लूकोज को लेते हैं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को लेकर क्या करते हैं, जाइमेज नामक एंजाइम से हम लोग यहाँ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 विधि हुआ इसके बनाने की, एथिल अल्कोहल को बनाने की, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं अपक्रियाएं। तो अपक्रियाओं में पहला इंपॉर्टेंट है हैलोजन से अपक्रिया। तो यदि हैलोजन से अपक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि एथेनॉल है और हैलोजन अम्ल से, ठीक है। तो यहाँ पर HCl ले गया है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, सेम अपक्रिया होगा। तो यहाँ निर्जल ZnCl2 से उपस्थिति में यदि हम लोग HCl से अपक्रिया करवाते हैं तो कुछ नहीं, बस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H2O के रूप में निकल जाएगा HOH, उसके बाद Cl आके यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है, जिससे बनता है एथिल क्लोराइड। उसके बाद यदि हम लोग मान लीजिए सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से इसका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 से, तो क्या होता है, यहाँ से रिएक्शन करवाने के बाद ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहे हैं तो यहाँ से C2H5HSO4 यहाँ से जो बना था, देखिए ये वाला स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बनेगा। पुनः यदि मान लीजिए 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से एथिलीन C2H4 निकल जाता है और H2SO4 अलग हो जाता है, मतलब ये बनता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आगे ये क्वेश्चन 6 का नंबर 1, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि हम लोग यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि हम लोग
एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो एल्कोहल से एथिलीन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म कर देंगे। यदि एल्कोहल को गर्म कर रहे हैं तो उससे हमको एथिलीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा। उसके बाद इसके उपयोग के बारे में यदि हम लोग बात करें, वैसे पूछा नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन उपयोग आप लोगों को पता भी होगा कि शराब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर विलायक के रूप में यूज किया जाता है, फिर एस्टिक एसिड या कुछ ऐसे यौगिक है जिनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पर। एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं? एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण दीजिए। ओके फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं एस्टरीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग अम्ल और क्षार को मिला के लवण और पानी बनाते हैं, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार यदि मान लीजिए हम लोग अम्ल और एल्कोहल को मिलाते हैं तो एस्टर और जल पानी निकलता है। ठीक है, जल या पानी कुछ भी कह सकते हैं। तो मतलब जब हम लोग एल्कोहल और अम्ल का अपक्रिया करवाते हैं, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होता है, एस्टर और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन कहते हैं, या फिर इसी को एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं अम्ल, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं एस्टिक एसिड और एल्कोहल, CH3COOH और प्लस C2H5OH। यदि यहाँ पर अपक्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और बाकी जो बच रहे हैं जुड़ जाएंगे और OH और H मिलके पानी बना के निकाल देंगे। ठीक है, मतलब निकल जाएंगे। तो CH3, यहाँ क्या बचा, CH3COO और यहाँ क्या बचा, C2H5, क्योंकि OH निकल गया, C2H5। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एथिल एसीटेट या फिर कहते हैं एस्टर। एथिल एसीटेट और प्लस यहाँ वाटर तो निकलेगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ से OH और H निकला है, या फिर इसी को हम लोग एस्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीफिकेशन या फिर एस्टरीकरण कहते हैं। ओके, उसके बाद यदि मान लीजिए हम लोग एथिल एसीटेट का जल अपघटन करें, ठीक है, यहाँ दिया गया आगे कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन समीकरण दीजिए, तो सेम इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए यहाँ से इन दोनों को मिलाए हैं तो जल निकला है, फिर जल इसको मिला दें, जल को इसमें मिला दें, तो फिर यही दोनों बन जाएंगे। तो यहाँ फिर लिख सकते हैं समीकरण देने के लिए कि ये वाला एथिल एसीटेट का फार्मूला लिखेंगे CH3COO C2H5 और प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि जल अपघटन मतलब जल का मिलाना, तो यहाँ से जल मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बस सेम यही दोनों टूट जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के जुड़ने से H2O निकला था, H2O के डालने से ये दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से बन जाएगा CH3COOH और प्लस C2H5OH। ठीक है, बस एस्टिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, जल अपघटन। ठीक है, यहाँ एस्टर या एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट के जल अपघटन। ठीक है, तो प्राप्त हो जाएगा एस्टिक एसिड और C2H5OH एल्कोहल। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका उपयोग। यदि हम लोग देखते हैं तो उपयोग में बस वही होता है जैसे मान लीजिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और उसके बाद कृत्रिम सिरका बनाने में। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न यौगिकों का IPSC नाम। तो IPSC नाम यदि हम लोग देखते हैं, जिससे मान लीजिए CH3CH2OH, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, या फिर 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 4-6 नाम लिख के हम लोग फिर डायरेक्ट समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में IPSC नामकरण के कुछ इंपॉर्टेंस यौगिक का बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ यौगिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। ठीक है, यदि मान लीजिए क्रियात्मक समूह आता है तो कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि मान लीजिए हम लोग एल्कोहल लिए हैं तो एल्कोहल में कौन सा समूह होता है, या फिर 4 समूह देके ये पूछेगा एल्कोहलिक समूह कौन सा है। ठीक है, तो यदि एल्कोहल है तो OH होगा, या OH है तो एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, CHO, ये सभी कार्बन से जुड़े होने चाहिए, जिससे जो कि यहाँ पर ये बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ कार्बन होना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ कार्बन जुड़ेगा, यहाँ कार्बन जुड़ेगा, तो फिर ये जिस प्रकार से लिखा गया है, यदि OH है तो यहाँ क्या होगा, एल्कोहल होगा, या एल्कोहल है तो OH, एल्डिहाइड के लिए CHO होता है। ठीक है, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, लेकिन ये दोनों किससे जुड़े होंगे, कार्बन से। ठीक है, यहाँ और यहाँ R कर सकते हैं, R फॉर एल्किल से हो जाएगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, उसके बाद ईथर इस प्रकार से रहेगा, ऑक्सीजन और इसके दोनों तरफ कार्बन, या R ग्रुप मतलब एल्किल। ठीक है, CH3 C2H5 कुछ भी कर सकते हैं, R का मतलब। फिर एमीन NH2, एमाइड CONH2, उसके बाद फिर यहाँ पर
और एक चीज़ और है, मान लीजिए इसी को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर CHO लिखा गया है, अब CHO इस प्रकार से भी लिख सकता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए यहाँ CONH2 है तो ऐसे, या फिर COH को देख लेते हैं तो ऐसे भी लिख सकता है COOH, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जैसे 4 यौगिक दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया HOH, इसमें भी OH है, ठीक है। C2H5, इसमें भी OH है। उसके बाद CH3CO और यहाँ COOH होता है लेकिन OH को अलग कर दें, ठीक है। फिर C6H5 और इसमें भी OH। अब इसमें ये पूछ ले कि किसमें एल्कोहलिक समूह है, तो OH तो हम ये पढ़े हैं कि एल्कोहलिक समूह में OH होता है, OH सभी में दिख रहा है, लेकिन इसमें से एल्कोहल कौन होगा, तो देखिए इसमें जो OH दिख रहा है ये OH एल्कोहल वाला नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कार्बन से नहीं जुड़ा, हाइड्रोजन से जुड़ा, ठीक है। यहाँ जो है ये डायरेक्ट कार्बन से जुड़ेगा OH, तो ये एल्कोहलिक समूह OH होगा, ठीक है, ये एल्कोहल होगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ CH3COOH, तो यहाँ भी COH ओइक एसिड है, ठीक है, तो एसिड है, ये भी अल्कोहल नहीं है। यहाँ डायरेक्ट जुड़ा है कार्बन से, लेकिन ये क्या है, एक रिंग बना रहा है जो कि यहाँ पर होगा फिनॉल, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गए फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम लोग बात करते हैं IPSC नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला देख रहे हैं CH3 तो यहाँ से इसको इस प्रकार बना सकते हैं, एक कार्बन है और चारों तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इन सब का डिटेल में नॉमेनक्लेचर पढ़ना होगा, तो फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम है तो हम लोग शॉर्ट से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका नामकरण करेंगे तो किसी भी तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 हुआ, तो 2 पर क्या है, मेथिल, ठीक है। तो लिख देंगे इसका क्या, हम 2 डाई मेथिल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लगाते हैं, 2 के लिए एथ लगाते हैं, 3 के लिए प्रोप, ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से सिंगल के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इन, आइन, डबल, ट्रिपल हो गया। अब यहाँ से इसका देखेंगे CH3, एक कार्बन है, OH है, OH एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथ, तो मेथेनॉल। इसी प्रकार ये एथेनॉल, ठीक है, ये हो जाएगा। CHO है तो यहाँ पर CHO है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसके लिए हम लोग ऑल लगाते हैं एल्कोहल में, इसके लिए हम लोग अल, ठीक है। इसके लिए हम लोग कीटोन है तो ओन, और इसके लिए कार्बोक्सिलिक ओइक, ठीक है। जहाँ ये समूह मिलेगा ओइक रहेगा IPSC नाम में। ईथर के लिए क्या लगाते हैं, एन, और यहाँ पर हो जाएगा एमीन, एमाइड, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे लिख लेंगे। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं IPSC में, तो देखिए जो कि यहाँ पर दिया गया है CH3COH, OH है, COH है, तो यहाँ पर हो गया ये CHO तो क्या लगेगा, अल, ठीक है, यहाँ पर अल है तो CHO के लिए अल लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसका हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो मेथेनल, एथेनल, ठीक है, ये हो गया एथेनल, ये हो गया। अब यहाँ से आ गया COH क्या होता है, यहाँ से ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओइक एसिड लगाया जाता है। तो HCOH को क्या कहेंगे, एक ही कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड, यहाँ 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड। यहाँ पर फिर देखेंगे CH3COCH3, तो यहाँ पे क्या आ गया, CO, ठीक है, ओन, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेनोन, और किस नंबर पर है ओन, तो है बीच में 3, तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है तो ये तो दूसरे में ही रहेगा, ठीक है। हम लोग 1 2 3 4 5 कार्बन है, या यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या करेंगे, इसके हम इधर से काउंटिंग करेंगे, दूसरे पर आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ठीक है, तो ब्यूटेनोन 2। उसके बाद यहाँ है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड एक नंबर पर और तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम 1,3 डाई ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब 2 बार इन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, जैसे मान लीजिए आइन लगाते हैं YNE, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 कार्बन है तो कह सकते हैं प्रोपाइन। उसके बाद यहाँ दिया गया है प्रोपेन टू ऑल। अब इसका हमें स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो इसे प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन 3 कार्बन, 1 2 3, और ऑल मतलब OH जुड़ेगा किस पर, 2 पर, 1 2, यहाँ पर OH और यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3, और इसका 1 2 3 पूरा हुआ यहाँ H, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। फिर कह रहा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद तीसरे पर है ओइक, COOH। उसके बाद फिर 2 हाइड्रोक्सी, दूसरे पर OH, बस हो गया। यहाँ CH3 1 2 3 हुआ, यहाँ H, बाकी सब पूरा, ठीक है। उसके बाद पेंटेनल है, पेंटे मतलब 5 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। और नल मतलब CHO, तो यहाँ पर 1 पर कर दो CHO,
ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5 पेंटेन और CHO का पेंटेनॉल हो गया। पेंटेनॉन 2, पेंटेनॉन 2, ठीक है। तो ऑन किसके लिए लगाते हैं, C डबल बॉन्ड O, तो पेंटेन मतलब 5, 1 2 3 4 5, और ऑन किस पर है, पेंटेनॉन 3 तीसरे पर, 1 2 3 इस पर हो जाएगा O, ठीक है। अब यहाँ CH3 पूरा कर लेना, ठीक है। ब्यूटेनॉन 2, ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, ब्यूटेन ऑन दूसरे पर 1 2 यहाँ हो गया ऑन, जो कि यहाँ पर था। ब्यूटेनॉन 2 कहाँ पर, यहाँ पर था, ठीक है, ये था ब्यूटेनॉन 2। तो इस प्रकार से हो गया IPSC नामकरण। इसमें से यदि मान लीजिए IPSC पूछा जा रहा है तो लगभग इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। इसी से एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जब सबका बताया गया आप नाम लिख के आप लोग और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, या फिर साबुन की सफाई प्रक्रिया पर या निर्मलीकरण प्रक्रिया को मिशेल के द्वारा समझाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं साबुन की, ठीक है, या साबुनीकरण की। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं साबुन क्या होता है, उसके बाद देखते हैं साबुनीकरण किसे कहते हैं। साबुन के बनने की प्रक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं साबुन क्या होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे साबुन के बारे में, तो कह सकते हैं उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद साबुन के बनने की प्रक्रिया को, इसको हम लोग वसा से बनाते हैं, तो साबुन के बनने की प्रक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। तो देखते हैं अब साबुन कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ से समझते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं वसा, ठीक है, CH2 CH2, ठीक है। यहाँ OCOC17H35, OCOC17H35, OCOC17 और H35, ठीक है। इसको हम लोग वसा कहते हैं, या फिर कहते हैं ट्राई स्टेरिन, ठीक है, एरिन, या फिर इसी को हम लोग वसा भी कहते हैं। इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं, 3NaOH ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बांड टूटेगा, ठीक है, यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से ये, तो OH आके इस पर लग जाएगा, तो क्या बनेगा CH2OH, CH2OH, यहाँ CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ बनेगा जो C17H35COONa, मतलब यहाँ से ये NaOH में टूटेगा, OH आएगा इस पर जुड़ेगा और Na आएगा इस पर जुड़ेगा, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि 3 लिए हैं ना, प्लस 3 C17H35CONa, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉप, साबुन, ठीक है, यही है साबुन। तो इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं मिशेल कैसे बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स यदि हम लोग अब यहाँ पर देखें साबुन की सफाई प्रक्रिया, ठीक है, जिसको हम लोग निर्मलीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले फार्मूला क्या है साबुन का, C17H35COONa, ठीक है। अब ये आया C17H35COONa, इसमें क्या होता है कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो यदि मान लीजिए इसमें टूट जाए तो बनेगा C17, यहाँ से देख लेते हैं, C17H35COO माइनस और प्लस Na प्लस, ठीक है। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये C17 कार्बन का जो श्रृंखला इस प्रकार से लिख दें, और ये माइनस वाला इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यदि इस प्रकार से फिर हम लोग देखते हैं सफाई प्रक्रिया कैसे होता है, साबुन सफाई को कैसे करता है, ठीक है, या सफाई प्रक्रिया में कैसे कार्य करता है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई तैलीय पदार्थ है इस प्रकार से, इसको मान लेते हैं ग्रीस या ऑयल, कुछ भी तेलीय पदार्थ है, और इसको साफ करना है, ठीक है। तो होता क्या है, इसका जो दो सिरा बना है, एक यहाँ माइनस आयनिक पार्ट और एक अनायनिक पार्ट, जिसमें आयनिक है C17H35, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक C17H35 है, तो इसमें कोई आयन नहीं है। तो अब यहाँ पर यदि मान लीजिए हम लोग ऐसे पानी ले लें और पानी में, ठीक है, कोई कपड़ा या कुछ भी जिस पर गंदगी है, मैल है, इसको सफाई करना है, इसकी सफाई करनी है। तो यहाँ से यदि मान लीजिए पानी है, तो होगा क्या, यदि इसको साबुन को, सॉप को हम लोग डालते हैं इसमें, तो ये जो आयनिक पार्ट होता है ये द्रवरागी होता है, ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये द्रव विरागी होता है, मतलब ये द्रव से अपक्रिया नहीं करता, ये जबकि जल से द्रव से अपक्रिया कर लेता है। तो जो द्रव से अपक्रिया कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये द्रव से अपक्रिया करेगा और ये नहीं करेगा। तो जब पानी में इसको डालते हैं तो टोटल इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये
पानी के साथ हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, और ये भी पानी के साथ हो गया, ये भी पानी के साथ। इस प्रकार से पहले बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो माइनस वाला पार्ट है ये पानी के साथ, और जितने अनायनिक है, जो आयनिक नहीं है, ये इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ से जो गंदगी है ग्रीस के रूप में या ऑयल है, उसके चारों तरफ ये एक लेयर बना लेते हैं, मतलब इस प्रकार से एक छल्ला टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मिसल, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या होता है, ये जो माइनस वाला पार्ट था ये पानी से क्रिया कर लेता है, ये पानी के साथ होता है, और इसके बीच में आ जाता है ये जो गंदगी था, यहाँ पर ग्रीस या ऑयल लिए थे, इसके बीच में। अब ये मान लीजिए हम लोग तेजी से पानी डालते हैं तो ये इस गंदगी या ग्रीस को लेके साथ में बाहर हो जाता है, जिससे हमारा कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सफाई प्रक्रिया या फिर निर्मलीकरण कहते हैं, ठीक है, साबुन का सफाई प्रक्रिया। तो इस प्रकार से जो बनता है इसी को हम लोग मिसल कहते हैं। और ये जो पानी से अब क्रिया करता है वो माइनस वाला पार्ट होता है, आयनिक पार्ट होता है, और जो अनायनिक पार्ट होता है C17H35 वाला, वो इस ग्रीस या ऑयल से अब क्रिया नहीं करता, लेकिन उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, एक लेयर, एक गोला स्फीयर बना लेता है, ठीक है। और ये पानी तेजी से डालते हैं तो गंदगी को लेकर बाहर हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, ये तो ऑलरेडी हो चुका, पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। तो देखिए ये पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके बाद ये भी सीमेंट भी हो गए हैं, और ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, उसके बाद ये भी हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ क्या होता है जब, इसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब ये समूह, मूलक तथा क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं, उसके बाद समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। योगात्मक प्रतिस्थापन तथा दहन अपक्रिया हम लोग पढ़ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा यदि और हम लोग देखें, मतलब यदि लिखना चाहें आप लोग, तो यहाँ ये जो गंदगी ग्रीस जिसको कहा गया ये मैल के रूप में है, और यहाँ साबुन का ये कण है जो ये लेयर बना रहा है, ठीक है, मतलब गोला स्फीयर, और ये जो लिया गया इसमें ये जल है और साबुन के अणुओं से बना मिश्रण। टोटल फिगर क्या कह रहे हैं, साबुन के अणुओं से बना मिश्रण, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलक तथा क्रियात्मक समूह पर। तो देखिए यदि हम लोग बात करते हैं मूलक या समूह या क्रियात्मक समूह और क्रियात्मक समूह का, ठीक है। तो देखिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो प्रायः दो भागों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक भाग को मूलक या समूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर लें CH3X, मतलब या Cl कुछ भी ले लें, डायरेक्ट ले सकते हैं RX, ठीक है। तो इसमें एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ। प्रथम भाग ये हुआ जिसको हम लोग एल्किल कहते हैं, ठीक है, R को एल्किल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, X मतलब हाइड्रोजन हुआ, तो इसको हम लोग क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं। इसके जुड़ने से इसका जो गुण होता है बदल जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी कार्बनिक यौगिक है दो भागों से मिलकर बना होता है प्रायः, और उसमें प्रत्येक भाग को मूलक या समूह कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह, ठीक है, या फिर इसमें और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ROH हुआ, तो ये हो गया एल्किल, और ये हो गया क्रियात्मक समूह OH, जिसको हम एल्कोहलिक समूह कहते हैं, ठीक है। फिर क्रियात्मक समूह की बात करते हैं, तो किसी भी यौगिक में या यौगिक का वह समूह, वह पार्ट जो या फिर जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण डिपेंड करता है, ठीक है, निर्भर करता है। मतलब ये क्रियात्मक समूह ही बताता है कि कोई भी यौगिक किस प्रकार से गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए दो अथवा दो से अधिक यौगिकों में एक ही क्रियात्मक समूह है तो उनका रासायनिक गुण भी समान होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि यदि CH3OH, ठीक है, अब इसमें OH है, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, क्रियात्मक समूह कहेंगे। ये OH इसको बता रहा है कि ये एल्कोहलिक समूह, तो ये एल्कोहल की श्रेणी में जाएगा। फिर मान लीजिए C2H5OH, अब इसमें एक कार्बन अधिक हो गया लेकिन फिर भी OH ही है, तो ये भी एल्कोहलिक समूह, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए CH3COOH है या फिर HCOOH है, तो यहाँ पर भी COH, यहाँ भी COOH, तो ये दोनों क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। तो दोनों क्या कहेंगे, ओइक एसिड। ये एक कार्बन है तो मेथेनोइक, ये दो कार्बन है तो एथेनोइक एसिड, तो दोनों में समान क्रियात्मक समूह होने के कारण दोनों का गुण समान होगा, ठीक है। तो वो समूह या मूलक जिसके जुड़ने से कार्बनिक यौगिक का गुण बदल जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं समजातीय श्रेणी क्या है, और उसके बाद फिर योगात्मक प्रतिस्थापन तथा दहन अपक्रिया, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग समजातीय के लिए समान जात, ठीक है, तो कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें उसके सामान्य सूत्र समान हो तथा उसमें क्रियात्मक समूह भी समान हो। मतलब सामान्य सूत्र मतलब कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें सामान्य सूत्र तथा फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह समान हो, क्या कहते हैं हम लोग, समजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा इनके सदस्यों को क्या कहते हैं, समजात गण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो यदि हम लोग ले रहे हैं यहाँ से CH3OH,
ठीक है, एक कार्बन है मेथेनॉल, ठीक है। फिर इसी में OH रहने दे, सिर्फ कार्बन को बढ़ा दें, C2H5OH, ठीक है। तो OH ही है तो ऑल तो होगा ही, लेकिन 2 कार्बन हुआ तो एथेनॉल, C3H7OH, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए HCOOH, क्या है, एक कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड, और ये मान लीजिए CH3COOH, एथेनोइक एसिड, C3H7COOH, ठीक है। C2H5 यहाँ लिख देते हैं क्योंकि तब भी 3 कार्बन हो जाएगा, C2H5COH 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो देखिए ये एक दूसरे के समजात गण होंगे, ये एक दूसरे के समजात गण होंगे क्योंकि तीनों में देखिए समान है, ठीक है। अब इसके कुछ गुण भी होते हैं, जैसे मान लीजिए देखते हैं तो जो भी समजातीय श्रेणी के सदस्य होंगे उनका रासायनिक गुण समान होगा, ठीक है। उसके बाद उनमें प्रत्येक में जो अंतर होगा वो CH2 का होगा। यदि मान लीजिए इसमें हम लोग CH2 जोड़ देते हैं, CH2, तो ये मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं CH2 तो ये मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी CH2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, CH2 जोड़ेंगे ये मिलेगा, CH2 जोड़ेंगे तो अगला सदस्य मिल जाएगा, जिसको हम लोग समजात गण कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक में अंतर CH2 होता है। उसके बाद यदि मान लीजिए यूनिट में पूछ रहे हैं तो CH2 का कितना होता है, CH2, कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 बराबर 14 यूनिट का अंतर होता है। तो चाहे हम कह सकते हैं समजातीय श्रेणी में प्रत्येक सदस्य में जो अंतर होता है CH2 का होता है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें 14 यूनिट का अंतर होता है, ठीक है। और इनके सबके गुण जो होते हैं एक श्रेणी के समान होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पर योगात्मक प्रतिस्थापन तथा दहन अपक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। तो योगात्मक अपक्रिया जैसा कि दिया गया, योग मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो जब 2 अथवा 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद देते हैं तथा इसमें कोई भी छोटा अणु या छोटा मॉलिक्यूल निकलता नहीं है, ठीक है, बस जितने होते हैं सिर्फ जुड़ जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग लें तो इससे क्या होता है कि असंतृप्त, जो कि संतृप्त नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त यौगिकों से संतृप्त यौगिक बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यदि इस प्रकार से हम लोग ने C डबल बॉन्ड C, यहाँ R एल्किल समूह मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, उत्प्रेरक निकिल या फिर PD पैलेडियम की उपस्थिति में, या PT भी हो सकता है, हाइड्रोजन का योग करते हैं, H2 को जोड़ देते हैं, तो ये बांड टूटेगा और हाइड्रोजन दोनों जगह जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा CH, यहाँ से H, यहाँ H, ठीक है, CH और सिंगल बांड CH और R और यहाँ भी R और R, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग इसको हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया भी कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर वनस्पति तेलों को लेके, वनस्पति तेल मतलब असंतृप्त यौगिक को लेके हम लोग संतृप्त यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक या फिर योग अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि उम्मय कार्बनिक यौगिक जिसमें कोई दूसरा समूह या कोई परमाणु आके किसी कार्बनिक यौगिक से एक समूह या परमाणु को विस्थापित कर देता है, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देता है, उनका स्थान ले लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका यदि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि मेथेन का कार्बनिक यौगिक है, मेथेन का हैलोजनीकरण करते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि हम लोग यहाँ मेथेन का हैलोजनीकरण करेंगे तो CH4 प्लस Cl2 और HNu की उपस्थिति, HNu मतलब प्रकाश, सनलाइट में करते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक HCl, तो HCl निकल जाएगा और Cl आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से लेंगे, जो यहाँ बना है CH3Cl और प्लस दोबारा क्या लेंगे, Cl2 लिए थे, फिर Cl2, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और फिर एक Cl जुड़ेगा HNu की उपस्थिति में, तो CH2, क्योंकि अब एक हाइड्रोजन और निकल गया तो यहाँ 4 था, 3 बचा, यहाँ 3 है तो 2 और Cl2 और प्लस HCl, ठीक है। ये प्रोसेस जब तक लास्ट में एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा तब तक चलता रहता है, ठीक है। एक बार और होगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, हम लोग लास्ट लिखते हैं CH और Cl3 प्लस Cl2, यहाँ से क्या बनेगा CCl4 और प्लस HCl, ठीक है। यहाँ CHCl3 को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म बनेगा, ये जो एक स्टेप छोड़ दिए हम लोग, और क्लोरोफॉर्म के बाद लास्ट में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि कार्बन का मतलब
हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनेशन या फिर सिर्फ क्लोरीनेशन अपक्रिया क्या होता है, तो क्लोरीन का जुड़ना, ठीक है, मतलब प्रतिस्थापन करना। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक क्लोरीन जुड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दहन अपक्रिया किसे कहते हैं। दहन जैसा कि नाम है, दहन का मतलब जलना हुआ, ठीक है, या जलाना। तो यदि हम लोग बात करें कार्बनिक यौगिक की, तो कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं कि दहन किसे कहते हैं, दहन अपक्रिया। तो जब हम किसी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के तो जल नहीं सकता है, तो जब हम किसी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उस अपक्रिया या प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, ठीक है, दहन अपक्रिया या फिर कॉम्बशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ ऑर्गेनिक की बात हो रही है, कार्बनिक यौगिक की, तो जब हम लोग कार्बनिक यौगिकों को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दहन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो जब कभी कार्बनिक यौगिकों को जलाएंगे तो उसमें जो तत्व होते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो अपने ऑक्साइड में बन जाते हैं, ऑक्साइड में टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कार्बन लेते हैं तो कार्बन का दहन करते हैं, तो दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दहन हो नहीं सकता है, तो यहाँ से बनेगा CO2। अब देखिए, कार्बन का दहन करेंगे तो ये अपने ऑक्साइड में जाएगा, ठीक है। कभी हाइड्रोजन का दहन होगा तो H2O में जाएगा। अब यदि हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन का दहन, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जब हम लोग मेथेन का दहन करते हैं तो क्या होता है, या फिर मेथेन का अपक्रिया मतलब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसको जलाएंगे तो देखिए सीधी सी बात है, यदि कार्बनिक यौगिक है तो हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, और यदि हाइड्रोजन कार्बन है और ऑक्सीजन से अपक्रिया कर रहे हैं, दहन हो रहा है, तो कार्बन है तो हमेशा CO2 ही बनेगा दहन होने के बाद, और यदि हाइड्रोजन है तो H2O ही बनेगा, ठीक है। अब बैलेंस करना है तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक कार्बन था एक कार्बन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन था 2 है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है, और ये अपक्रिया बैलेंस भी हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जो मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके बाद भोजन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी यही दहन अपक्रिया होता है। जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का दहन होता है, और फिर हम लोगों को मतलब यहाँ से देखिए, कोई भी दहन अपक्रिया है तो जलने के बाद क्या होगा, यहाँ उसका ऑक्साइड तो बनेगा, साथ में ऊर्जा उष्मा भी निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम लोग एग्जाम्पल लें श्वसन अपक्रिया, तो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि दहन करे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फिर यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ है तो क्या बनेगा, CO2 और प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए, प्लस यहाँ से उष्मा ऊर्जा तो निकलेगा ही, ऊर्जा, ठीक है, सभी में। इसीलिए हम लोग दहन अपक्रियाओं को उष्माक्षेपी अपक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि उष्माक्षेपी का मतलब हुआ कि कोई भी अपक्रिया हो रहा है और उस अपक्रिया होने के दौरान ऊर्जा निकल रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। तो इसीलिए उष्माक्षेपी अपक्रिया दहन अपक्रिया भी कहलाता है, या फिर दहन अपक्रिया को उष्माक्षेपी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा निकल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेता है कि मेथेन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, मेथेन से एथेन। तो अभी इसके पहले हम लोग जब पढ़े प्रतिस्थापन अपक्रिया, तो उसमें CH4 प्लस Cl2 लिए हैं, और यहाँ से H की उपस्थिति में क्या बना था, CH3Cl और प्लस HCl, ठीक है। हमें क्या करना है, मेथेन से एथेन प्राप्त करना है, तो यहाँ से CH3Cl को ले लेते हैं। अब CH3Cl का 2 मॉलिक्यूल, अब एक ही जगह भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, और इसका रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम से, तो यहाँ आप फिर ले लेते हैं ClCH3, ठीक है, उल्टा करके लिख लेते हैं, और यहाँ बीच में 2Na सोडियम से, और किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। यदि हम लोग मेथेन क्लोराइड मतलब क्लोरोमेथेन कह सकते हैं, ठीक है, या फिर क्लोरोमेथेन या फिर मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं, कि अपक्रिया सोडियम से करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, यहाँ से देखिए Cl और 2 Cl हुआ और 2 Na है, तो 2 NaCl निकल जाता है, और जो बच रहा है यहाँ पर CH3 जुड़ जाता है आपस में, ठीक है। क्या क्या बच रहा है यहाँ से, CH3 और CH3, तो यहाँ से हो गया CH3 और CH3, इसी को हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या था, ये स्टार्टिंग में मेथेन, ठीक है, मेथेन से एथेन प्राप्त हो गया, और यहाँ बनता है 2NaCl, ठीक है। और इस अपक्रिया को, ये नेम रिएक्शन भी है, इसको हम कहते हैं बुर्ज अपक्रिया, ठीक है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, बुर्ज अपक्रिया, जिसमें हम लोग क्लोरोमेथेन लेके सोडियम से अपक्रिया करवा के शुष्क ईथर की उपस्थिति में और एथेन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसके यौगिक में, वो समाप्त हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आएगा लगभग इसी से आएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयार कर लें और फिर एग्जाम में जाके अच्छे से लिखें, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।